ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके जो हाइड्राइड्स हैं उनके ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। सो हम क्या देखते हैं, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे ग्रुप के अंदर, जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, साइज इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, इसी वजह से साइज इंक्रीज करता है। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP3। साइज इंक्रीज किया तो इससे देखो क्या क्या फैक्टर आएंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। क्लियर? तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। नाउ डेंसिटी, डेंसिटी देखें तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं सो मास इंक्रीज करता है, मास इंक्रीज करता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करती है, क्योंकि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है, साइज भी इंक्रीज करता है। तो अगर हम मास के अकॉर्डिंग देखें तो डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि मास इंक्रीज होता है, लेकिन जब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है, मतलब डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या है? मास का। तो हम क्या देखेंगे कि टॉप टू बॉटम जो मास है वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए डेंसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज कि जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, सो वो किस पे डिपेंड करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा वन टू वन फोर्सेस इंक्रीज करेंगे, तो वन डबल फोर्सेस इंक्रीज करेंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? सो यहाँ से दिस ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दिस ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि बॉन्डिंग को अगर हम डिस्कस करें तो जो N2 मॉलिक्यूल है उसमें क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब यहाँ पे जो पाई बॉन्डिंग है वो क्या है? पी पाई बॉन्डिंग। ये किस वजह से है? नाइट्रोजन का भी पी ऑर्बिटल यूज हुआ है और दोनों नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसलिए हमने इसको पी पाई बॉन्डिंग बोला है। नेक्स्ट इज R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है, बट R3N डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट नहीं करता। उसका क्या रीजन है? देखो यहाँ पे फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में, 3 बॉन्ड है R के साथ। R कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा जबकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। सेकंड पीरियड के अंदर जो 2 है, 2 से हम क्या बनाते हैं? 2s और 2p होता है ना, 2d कभी भी नहीं होता है। सो सिर्फ 2s और 2p है, तो इसी की वजह से क्या है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। जबकि 3 में क्या होता है? फॉस्फोरस किस में आता है? 3s2 3p3। तो 3s है, 3p है, 3d भी होते हैं, वेकेंट होंगे लेकिन होंगे। सो फॉस्फोरस के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इसी वजह से जो फॉस्फोरस है वो ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, जबकि नाइट्रोजन का ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है वो बनाते हैं डी पाई बॉन्डिंग। जैसे सॉरी फॉस्फोरस की जो कंपाउंड है जैसे PCH2H5 थ्राइस, या फिर आर्सेनिक का जो कंपाउंड है C2H5 थ्राइस। सो ये जो कंपाउंड है इनमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है? इनमें बॉन्डिंग होती है डी पाई बॉन्डिंग। जबकि अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा? फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल। सो यहाँ पे होगा डी पाई पी पाई, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे होगा डी पाई। क्लियर? सो नाइट्रोजन के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो इस तरह के कंपाउंड्स, पेंटावेलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाता है। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। सो ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स हैं वो क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। सो यहाँ पे सबसे पहले जो हम देखते हैं दैट विल बी रिड्यूसिंग कैरेक्टर।
सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे जो भी सेंटर एटम है उसको A मान लेते हैं। सो जो जनरल फॉर्मूला हो गया वो AH3 हो गया। A क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ और एंटीमनी। क्लियर। सो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, सो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज किया। साइज इंक्रीज करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम पूरे मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो AH3 है, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये जो है BiH3 है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि जो बिस्मुथ है उसका साइज बड़ा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो Bi और H की जो बॉन्ड लेंथ है वो मोर है। सो जितनी बड़ी बॉन्ड होगी उतना ही उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जितनी कम एनर्जी होगा उतने ही जल्दी वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इस पे डिपेंड करता है कौन कितना जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करते। सो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि जो बॉन्ड सबसे पहले कौन सा ब्रेक होगा, BiH3 का, ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, BiH3 followed by SbH3 then ASH3 BH3 और अमोनिया। क्लियर। नेक्स्ट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि अगर हमने किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मतलब थोड़ा थोड़ा सा भी उसको टेम्परेचर दिया, तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए, मतलब वो डिकम्पोज या डिसोशिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड लेंथ अगर लार्ज होगी, तो थोड़ी सी एनर्जी से भी मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा, मतलब वो थर्मली अनस्टेबल होगा। तो जो अभी हमने रिड्यूसिंग कैरेक्टर के अंदर एक्सप्लेनेशन देखी थी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो BiH3 की सबसे बड़ी है। सो BiH3 में Bi और H का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, सो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी। सो हम क्या बोलेंगे कि थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर ही ये डिकम्पोज कर जाएगा। सो ये क्या है, थर्मली अनस्टेबल है। सो दिस इज थर्मली अनस्टेबल। सो थर्मल स्टेबिलिटी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का जो ऑर्डर है उससे रिवर्स हो जाएगी। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन सा है, अमोनिया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे दैट विल बी बेसिक कैरेक्टर। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज बेसिक कैरेक्टर। सो बेसिक कैरेक्टर का क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड है उसके पास में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट करते हैं। सो यहाँ से हम अगर इसको AH3 लिखें, सो यहाँ से सबका स्ट्रक्चर क्या हो गया, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये हो गए तीन नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, मॉलिक्यूल की शेप हो गई पिरामिडल। सो ये जितनी भी हाइड्राइड्स हैं सबकी पिरामिडल शेप है, सब में सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। सो बेसिक कैरेक्टर हम कैसे चेक करेंगे कि कौन कितना इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। सो बेसिक कैरेक्टर के लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। उसके लिए हम देखते हैं, देखो जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज करेगा। सो मतलब यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, नाइट्रोजन का साइज क्या है, स्मॉल साइज है। सो नाइट्रोजन में स्मॉल साइज के ऊपर टू लोन पेयर, एक लोन पेयर है, जबकि बिस्मुथ के अंदर हम क्या देखते हैं कि लार्ज साइज है, सो लार्ज साइज के ऊपर लोन पेयर है। सो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। सो छोटे साइज के ऊपर टू इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, और एक बड़े साइज के ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम किसकी सबसे ज्यादा होगी, दिस इज मोर फॉर नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगी। सो हम क्या देखेंगे, नाइट्रोजन मतलब NH3 हो गया इस केस में। सो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है NH3 की, सो दैट विल एक्ट ए स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा। सो गुड बेस, अगर बेसिक कैरेक्टर का हम ऑर्डर देखें,
सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? अमोनिया, फिर PH3, ASH3, SBH3, then BiH3. नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज बॉन्ड एंगल। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखो बॉन्ड एंगल के लिए हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर सब में सेम है, मैंने एक ही जगह यहाँ पे नाइट्रोजन लगाया है और एक हमने यहाँ पे इस तरह से लगाया। हम क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो ये बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? नाइट्रोजन की साइड में शिफ्ट होंगे। तो जब नाइट्रोजन की साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, देखो जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की साइड में होंगे, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की साइड में होंगे, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की साइड में होंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा, तो यहाँ से जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड एक्सपेंड कर जाएगा। तो इसी वजह से जो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका हो गया? अमोनिया का, देन PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। रीजन क्या है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टुवर्ड्स नाइट्रोजन इन अमोनिया मॉलिक्यूल। टू मिनिमाइज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मतलब बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन उसको मिनिमाइज करने के लिए अमोनिया का बॉन्ड एंगल वो एक्सपेंड कर जाएगा, इसलिए अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। सो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है? सो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्सेस के ऊपर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा मॉलिक्यूल के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ही ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? जितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उतना ही ज्यादा हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक किया जा सके। और जितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? देखो सबसे पहले हम मूव करते हैं नाइट्रोजन, मतलब अमोनिया, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोनिया है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इस तरह से होगी अमोनिया का, दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे इनके बीच में क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि अमोनिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। now जब हम PH3 से मूव करते हैं BiH3 की तरफ, तब हम एक फैक्टर देखते हैं मोलिकुलर मास। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं? मोलर मास इंक्रीज करेगा। मोलर मास इंक्रीज करता है मतलब वन डे वाल फोर्सेस जो है वो भी इंक्रीज करेंगे। जितने ज्यादा वन डे वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि मैंने क्या लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे 2 फैक्टर काम किए। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, और एक आ गया वन टू वन इंटरेक्शन। सो ओवरऑल जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा? BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन SBH3, फिर अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, देन ASH3, देन PH3। अगर हम इसको हटा दें तो हमारे पास में ये, और अगर हम यहाँ से NH3 को रिमूव कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि BiH3 का सबसे ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा है, फिर ये SBH3, फिर ASH3, फिर PH3। क्लियर? तो ये तो हमने अरेंज कर दिया वन टू वन इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर। अब अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, सो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कहाँ आएगा? बिल्कुल मिड में आएगा। तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी जो है 4 है उनमें बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे कंपेयर करेंगे? वन टू वन इंटरेक्शन से कंपेयर करेंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो हम पी ब्लॉक के जो ग्रुप 15 है उसके एलिमेंट्स के अंदर हमने अभी डिस्कस की है। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NH2NP
4 इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब क्या है? ओर फोड़ने। जितने भी ओर्स हैं उनमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? ऑक्साइड हो गया या सल्फाइड हो गया, तो ये क्या है? ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए हम इनको चाल्कोजेन बोलते हैं, दैट इज ओर फॉर्मिंग। सो ग्रुप 15 के 16 के जो एलिमेंट्स हैं इनको याद करने के लिए हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ओ शान से टी ओ। सो दिस इज टी ई एंड दिस इज पी ओ। यहाँ पे जो पोलोनियम है दिस इज रेडियो एक्टिव। सो जितनी भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो किसके डिस्कस करेंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम एंड टेलोरियम। नाउ अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं साइज। सो टॉप टू बॉटम जैसे मूव करेंगे साइज इंक्रीज करेगा। किस वजह से इंक्रीज करेगा? नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। सो इस वजह से जो साइज है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? साइज के। जितना बड़ा साइज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। सो टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीजेस। नेक्स्ट है डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। यहाँ पे हम डोमिनेटिंग फैक्टर लेके चलते हैं मास का। तो हम क्या देखते हैं? टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे सो यहाँ पे मास क्या होता है? इंक्रीज करता है। सो मास इंक्रीज करेगा इसलिए हम बोलेंगे कि मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब जो डेंसिटी में हम क्या बोलते हैं? मेजोरिटी में डोमिनेटिंग फैक्टर ले लेंगे मास को, तो डेंसिटी क्या करेगी यहाँ पे? ड्यू टू इंक्रीज इन मास डेंसिटी ऑल्सो increases as you move from top to bottom. Next is electron affinity, या फिर हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या देखेंगे हम कि जब हम सल्फर से पोलोनियम की तरफ मूव करेंगे, मतलब ये थे हमारे पास में एलिमेंट्स। तो जब सल्फर से हमने मूव किया यहाँ पे, सो साइज इंक्रीज किया तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज करेगी। तो सल्फर से जब पोलोनियम तक जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है? डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। बट जब हम ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करेंगे, देखो होना क्या चाहिए था? ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है तो इसलिए उसकी अट्रैक्शन की कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। बट हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। उसका रीजन है कि ऑक्सीजन का साइज है स्मॉल। अब जब ऑक्सीजन O से O नेगेटिव बनाता है तो ये कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। सो जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर पहले से प्रेजेंट है उनके बीच में हो जाता है रिपल्शन। सो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम हो जाती है सल्फर से। क्लियर? जो हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में पढ़ते हैं सेम केस है यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर का। नाउ यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है जब ऑक्सीजन से O नेगेटिव बनाते हैं, सो दिस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दिस इज नेगेटिव। ना जब इसमें दोबारा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं O से O2 नेगेटिव बनाते हैं, O नेगेटिव से O2 नेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि फर्स्ट क्या होता है? इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की होती है तो एनर्जी रिलीज होगी इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। बट उसके बाद में क्या होगा? जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो जाए तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम जबरदस्ती ऐड करेंगे। सो जैसे हम ऐड करेंगे ताकि स्टेबिलिटी अटेन हो जाए, सो जो ऑक्सीजन है वो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है जो ऑक्सीजन ग्रुप है, लाइक जो ग्रुप 16 है उसमें वो जो एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है वो सब कैटिनेशन शो करते हैं। सो कैटिनेशन क्या होती है? एलिमेंट्स अपने आप से ही बॉन्ड बनाए, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया, सल्फर सल्फर का बॉन्ड हो गया। जो जितना ज्यादा कैटिनेशन शो करेगा, जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा वो उतनी ही ज्यादा उसकी कैटिनेशन है। तो सल्फर है उसकी कैटिनेशन पावर ज्यादा है। सल्फर क्या होते हैं? 8 सल्फर तक अपने आप से बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे जब हम देखते हैं सल्फर का S8, सो S8 का स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह से होता है S8 का स्ट्रक्चर।
यहाँ पे एस 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 एस। सो इस तरह से ये क्या है, यहाँ पे 8 सल्फर है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो कैटिनेशन पावर इसमें इन पूरे ग्रुप में किसकी ज़्यादा होती है, सल्फर की भी ज़्यादा होती है, और सिलीनियम भी 8 तक कंबाइन कर सकता है। ऑक्सीजन है वो सिर्फ 2 तक ही कंबाइन करते हुए देखा है, 2 या फिर ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन कंबाइन हुई। क्लियर। नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है, कि जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, डिक्रीज करते हैं। जैसे CO2 है स्टेबल है, लेकिन अगर हम CS2 देखें या SE2 देखें, सो ये वाला क्या है, मॉडरेटली स्टेबल। और थर्ड है वो क्या है, अनस्टेबल है। सो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, जो ऑक्सीजन है उसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू सल्फर एंड सिलीनियम। नेक्स्ट है ट्रेंड्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 के जो भी हाइड्राइड्स हैं उनका हम ट्रेंड देखेंगे। सबसे पहला जो ट्रेंड है ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स कौन से हैं, वाटर, H2S, H2Se, H2Te। पोलोनियम को हमने काउंट नहीं किया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम सिर्फ 4 हाइड्राइड्स की ही बात करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेंगे। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। सो हम क्या देखते हैं, देखो जब H2S से H2Te तक जाते हैं, सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मोलर मास है वो इंक्रीज करता है। मोलर मास जितना ज्यादा होता है वंडरवाल फोर्सेस उतने ही ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस होंगे हम क्या बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उतना ही ज्यादा होगा। सो इन तीनों में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो वो क्या आएगा, H2Te का सबसे ज्यादा, देन H2Se, देन H2S। क्लियर, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ हम देखते हैं वाटर। सो वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट कौन सा है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो एक वाटर है, जैसे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, सो यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये भी आगे हाइड्रोजन बॉन्ड कर बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सो इस तरह से एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर। सो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, सो वाटर में प्रेजेंट है H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। सो इसी वजह से जो ओवरऑल जो फाइनली जो हम कंक्लूड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा वाटर, देन जो सीक्वेंस हमने लिखा था H2Te, H2Se और H2S। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल के लिए हम क्या देख लेते हैं, देखो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके शेप क्या है, ऑक्सीजन HH, यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए, हाइब्रिडेशन हो गई sp3, शेप हो गई V शेप या फिर बैंड शेप। सो देखो हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीजन की तरफ होंगी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पे रिपल्शन है वो उसको कम करने के लिए जो बॉन्ड है वो एक्सपेंड कर जाएगा। सो बॉन्ड एक्सपेंड करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, H2O का। H2O का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज मोर। सो टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे सो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट इज वॉलेटाइल नेचर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज वॉलेटाइल नेचर। वॉलेटाइल नेचर को हम किस तरह से चेक करेंगे, सो वॉलेटाइल नेचर क्या होगा,
जब H2O से H2S तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सी है? दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और H2S के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो इन दोनों में हम देखेंगे तो ज्यादा वोलेटाइल कौन सा हो गया? H2S। ये जल्दी एवोपोरेट कर जाएगा। वोलेटाइल का मतलब है कौन कितना जल्दी एवोपोरेट कर जाए। तो यहाँ पे H2S है वो जल्दी एवोपोरेट कर जाएगा क्योंकि H2O के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो इजीली, जो वाटर है वो इजीली एवोपोरेट नहीं कर पाएगा। नाउ H2Se और H2Te यहाँ से यहाँ जाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो वोलेटाइल नेचर है, देखो जब H2Se और H2Te, जब H2Se से H2Te तक जाएंगे यहाँ पे, सो वोलेटाइल जो नेचर है, वॉलेटिलिटी है, वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। रीजन क्या है? H2Te के अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है। जितने ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो उतना ही कम वॉलेटाइल होगा। सो हम क्या देखेंगे कि वॉलेटाइल ज्यादा कौन सा हो गया? H2O और H2S में हो गया H2S, और H2Se और H2Te में हो गया H2Se। क्लियर? नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम कैसे चेक करेंगे? रिड्यूसिंग कैरेक्टर में हम क्या देखते हैं? देखो ये जितने भी एलिमेंट्स है इसको हम H2E करके लिख लेते हैं। E क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, Te, टॉप टू बॉटम जब मूव कर रहे हैं तो साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करता है मतलब हम क्या बोल सकते हैं? E और H की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ आएंगे। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी कम एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इजीली मिल जाएगा। क्लियर? तो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो क्या होता है कि कितना जल्दी कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर दे ताकि जो उसके नेबरिंग एलिमेंट है उसका रिडक्शन हो सके। सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन को कौन इजीली रिमूव करेगा जल्दी? तो कौन सबसे पहले रिमूव करेगा? H2Te। सो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका हो गया? H2Te के सबसे ज्यादा, देन H2Se, देन H2S, देन H2O। यहीं से हमने एक प्रॉपर्टी और देखी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी सबसे कम है। सो बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा है? H2Te की ज्यादा है। सो H2Te का जो बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन और टेलुरियम के जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगी। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी हो गई? H2O। क्लियर? तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी सबसे ज्यादा H2O। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। सो एसिडिक कैरेक्टर में क्या होता है? कौन कितनी जल्दी प्रोटॉन रिलीज करे। तो कौन कितनी जल्दी प्रोटॉन रिलीज करेगा वो भी डिपेंड करेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है वो जल्दी से जल्दी प्रोटॉन देगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका हो गया? H2Te ही। सेम जो रिड्यूसिंग एजेंट का कैरेक्टर है सेम होगा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। सो यहाँ से इसमें H2Te के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, कम एनर्जी लगेगी। सो इसीलिए यहाँ से बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और हाइड्रोजन जल्दी मिलेगा। सो एसिडिक कैरेक्टर उसका हो गया ज्यादा। क्लियर? H2O लिक्विड है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि H2S गैस है। H2O क्या है? लिक्विड है क्योंकि इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि H2S क्या है? गैस है। क्यों है? क्योंकि इसमें वीक वंडरवाल इंटरेक्शन है। क्लियर? सो वीक वंडरवाल इंटरेक्शन होने की वजह से H2S तो गैस है और जो H2O है वो लिक्विड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्रुप 18। ग्रुप 18 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नाउ जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। सो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से जो साइज है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जब टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे तब। तो जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ मूव करते हैं साइज बड़ा हो गया, सो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज कराने के लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। सो वी कैन से दैट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं फोर्सेस के ऊपर, कि जो भी एलिमेंट है उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो यहाँ से जब हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि एटॉमिक मास इंक्रीज करता है। सो जब एटॉमिक मास इंक्रीज करता है मतलब जो वंडरवल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं वो क्या करेंगे, वंडरवल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज करेंगे। सो जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है वंडरवल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज करता है, उसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हो गया आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, किसी भी एटम की वो टेंडेंसी कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जैसे दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, सो इस शेल के अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जो टेंडेंसी है दैट विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर शो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेंड शो नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस है। तो इसका क्या एक्सेप्शन है, फर्स्ट इज कि जब हम क्लोरीन से आयोडीन तक जाते हैं तब हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज करती है, मतलब क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो गई, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। रीजन क्या है कि जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे सो साइज इंक्रीज करता है, तो मतलब जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एफिनिटी में क्या चाहिए, न्यूक्लियस का चार्ज चाहिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो जब लास्ट जो शेल है उसके ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज कम होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एडिशन जल्दी से पॉसिबल नहीं होता, मतलब उसके अंदर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं होगा ऐड। सो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है। बट हम क्या देखते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, क्लोरीन से फॉलोड बाय ब्रोमीन और आयोडीन। सो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का हमने ट्रेंड देख लिया है, यहाँ पे साइज का फैक्टर है। नेक्स्ट इज कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो वो होनी किसकी चाहिए, फ्लोरीन की होनी चाहिए ड्यू टू स्मॉल साइज, जबकि होती किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो उसका क्या रीजन है कि जो फ्लोरीन है उसका स्मॉल साइज है। सो स्मॉल साइज होने की वजह से फ्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन इलेक्ट्रॉन्स में और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रिपल्शन शुरू हो जाता है। इसी वजह से फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजीली नहीं कर पाता है। क्लियर, तो यहाँ से रिपल्शन की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन की वजह से जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाती है। नेक्स्ट इज जो ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स हैं वो सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव, डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि ये इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे F2Cl2 Br2 and I2। Now next is कि bond dissociation energy, this is the important portion। So bond dissociation energy क्या होती है, अगर हम देखें from फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, so इन सबका मॉलिक्यूल लगाते हैं। So क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है followed by ब्रोमीन, then फ्लोरीन, then आयोडीन। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम किस तरह से कोरिलेट करेंगे, इसका जो ट्रेंड है उसको हम किस तरह से समझेंगे। तो देखो जब हम क्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन पे जाते हैं, सो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे क्या है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज किया, जैसे जैसे साइज इंक्रीज किया मतलब आयोडीन और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा हो गया, तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो गया, मतलब आयोडीन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो गई। सो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई तो हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। सो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम मूव करेंगे साइज इंक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, उस वजह से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए।
सो इसी वजह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ट्रेंड तो हमें समझ में आ गया कि आयोडीन की सबसे कम होगी, देन ब्रोमीन की होगी, देन क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। ना फैक्टर है कि फ्लोरीन का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे किस तरह से आया। सो फ्लोरीन का यहाँ पे क्यों आता है, उसका रीजन ये है कि जब फ्लोरीन और क्लोरीन में हम चेक करते हैं F2 और Cl2, तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, यहाँ पे फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर हैं। अब क्या है, फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से ये जो लोन पेयर है फ्लोरीन के ऊपर, इन दोनों फ्लोरीन के जो लोन पेयर है इनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाता है। सो रिपल्शन होगा तो मतलब ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। सो हम कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही ये बॉन्ड इजीली ब्रेक कर देते हैं। सो इसीलिए जो फ्लोरीन है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर ब्रोमीन के बाद है और आयोडीन से ज्यादा है। क्लियर, क्लोरीन का ज्यादा क्यों है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, स्मॉल साइज है। सो यहाँ पे क्लोरीन का तो नॉर्मल बिहेवियर है, बट फ्लोरीन का जो बिहेवियर एनोमलस था वो किस वजह से है कि फ्लोरीन के पास में जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, जिस वजह से फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज कि जो फ्लोरीन है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या लिख सकते हैं हम कि F2 है, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो F2 है उसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है। ये किस वजह से है कि F2 की लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है और हाई हाइड्रेशन एनर्जी। सो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग। सो उसकी इन्वॉल्वमेंट में हम क्या देखेंगे उसकी कैलकुलेशन में कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसके अकॉर्डिंग जो फ्लोरीन है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि फ्लोरीन जो आयन है दैट इज फ्लोराइड आयन, वो क्या बनाता है, HF2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, दिस इज क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी H और F के बीच में एंड दिस इज द आयन। क्लियर। सो यहाँ पे जो फ्लोरीन है दैट कैन फॉर्म दिस कंपाउंड, और ये जो कंपाउंड है एक्चुअली किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, KHF2। क्लियर। सो बहुत बार क्वेश्चन अगर हो सकता है यहाँ से सेट हो जाए कि फ्लोरीन ये जो HF2 नेगेटिव है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से तो हो गया कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ से हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज कि डेंसिटी किस तरह से वेरी करेगी। सो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टॉप टू बॉटम मास भी इंक्रीज करता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करती है, बट जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा दैट विल बी मास। सो जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। सो इस तरह से ये ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट इज ग्रुप 17 की जो हाइड्राइड्स है HF, HCl, HBr, HI, इन सब के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इनके हाइड्राइड्स का ट्रेंड किस तरह से होगा। सो ट्रेंड्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। सो हाइड्राइड्स कौन कौन से हैं, HF, HCl, HBr और HI। नाउ फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट हम किस तरह से चेक करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, HF के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी ठीक ठाक, अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इसका जो फैक्टर है वो क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा। सो H और F के बीच में हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। नाउ जब हम HCl से HBr और HI की तरफ जाते हैं तो हम क्या देखेंगे, टॉप टू बॉटम मोलिकुलर मास है वो इंक्रीज करेगा, मोलिकुलर मास विल इंक्रीज। जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज करेंगे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे। सो इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट अगर हम कंपेयर करें वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा,
सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा HF का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हम HCl से HI की तरफ आए थे तो HI का बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन HBr का बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन HCl का बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। सो एसिडिक कैरेक्टर हम कैसे चेक करेंगे? एसिड का मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड जो इजीली H प्लस आयन को गिव अप कर दे, H प्लस आयन को रिलीज करते, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। सो यहाँ से हम देखते हैं जब हम HF से HI की तरफ मूव करते हैं सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है। HI की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है और यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड लेंथ HF है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। तो जितना बड़ा लंबा मतलब जितना लंबा बॉन्ड हुआ, जैसे HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और HF की बॉन्ड लेंथ कम है, तो जितना लंबा बॉन्ड होगा हम क्या बोल सकते हैं, उतना ही उस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करना, जो HI का बॉन्ड ब्रेक करना इजी है। सो HI जल्दी से जल्दी प्रोटॉन को रिलीज करेगा और प्रोटॉन को जो जितना जल्दी रिलीज करे वो ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा? HI का सबसे ज्यादा, देन HBr, HCl और HF। क्लियर? नेक्स्ट इसी के अंदर हमने एक टर्म और पढ़ी है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो HI की जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसमें क्या है, हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी HI के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो HI की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो कम होगी, फॉलोड बाय HBr, देन HCl, देन HF। क्लियर? सो यहाँ से हमने 3 ट्रेंड्स पढ़े हैं। पहला बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा एसिडिक कैरेक्टर, थर्ड इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो हम देखते हैं कोवलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट जो ट्रेंड है दैट इज कोवलेंट कैरेक्टर। सो कोवलेंट कैरेक्टर को हम कैसे चेक करते हैं? कोवलेंट कैरेक्टर को हम चेक करते हैं पजास रूल से। पजास रूल में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास में स्मॉल साइज का केटायन हो, स्मॉल साइज केटायन हो और लार्ज साइज एनायन हो तो उसमें जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो क्या होगा? मोर होगा। सो यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर विल बी मोर। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो HF, HCl, HBr और HI है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो कैटायन है वो सब में हाइड्रोजन है, बट एनायन क्या है, इसमें फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। सो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो मतलब जितने बड़े साइज का एनायन होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। सो कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? HI का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय HBr, देन HCl, देन HF। क्लियर? सो इस तरह से ये क्या है, ग्रुप 17 के जो हाइड्राइड्स है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके ट्रेंड्स है। ग्रुप 18 के अंदर जो भी ट्रेंड्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शंस है, उनका हम एक बार ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं ग्रुप 18 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। सो यहाँ पे जो रेडॉन है दिस इज रेडियो एक्टिव। सो रेडॉन इज रेडियो एक्टिव। सो हम जनरली स्टडी करेंगे हीलियम से जिनॉन तक। सो जब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम, अगर हम साइज देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं सो साइज क्या करता है? इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। सो साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देते हैं तो हम क्या बता सकते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, ये दोनों ही क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। मतलब अगर इनके पीरियड में बात करें हम तो नोबल गैसेस हमारे पास कहाँ आती है? राइट हैंड साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे आती है, बिल्कुल लास्ट में आती है। सो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं
उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। उसका रीज़न क्या है कि इनके अंदर वंडर डबल फोर्स होता है, और वंडर डबल फोर्स क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। सो वीक जितना फोर्स जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो वन डबल फोर्सेस क्या है, वीक फोर्सेस है, इसी वजह से ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नाउ अगर हम वैसे ग्रुप में कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं, टॉप टू बॉटम मास इंक्रीज करता है। जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा वन डबल इंटरेक्शंस इंक्रीज करेंगे, वन डबल फोर्सेस इंक्रीज करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। सो अगर हम ग्रुप में बात करें, सिर्फ ग्रुप 18 के एलिमेंट्स में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। सिमिलरली हम क्या देखते हैं, डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करें, सो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे सो मास इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मास का फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि मास अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, बट अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट हम क्या देखते हैं कि जो मास का फैक्टर है दैट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। सो इसी वजह से टॉप टू बॉटम जो डेंसिटी है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करें, सो वो क्या होती है इन एलिमेंट्स की नियरली इक्वल टू 0। ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करे, उसकी वो प्रॉपर्टी की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सके, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज़रूरत क्यों होती है, ताकि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबलाइज कर सके, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। सो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में ऐड करने की। सो ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम ग्रुप में बात करें, सो टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है, इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करेगा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। सो ये बात थी सिर्फ टॉप टू बॉटम ग्रुप में, बट अगर हम पीरियड में बात करें, सो दिस इज द पीरियड, यहाँ पे आएगी नोबल गैस। सेकेंड, इसी तरह से दूसरा पीरियड है उसमें भी यहाँ पे नोबल गैस आएगी, इसी तरह से ये थर्ड पीरियड है इसमें भी नोबल गैस है। सो जो भी नोबल गैस होंगी उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पीरियड में मैक्सिमम होगी। जो भी पीरियड है उसमें अगर नोबल गैस का कोई एलिमेंट है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। क्लियर। सो अपने पीरियड में मैक्सिमम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, बट अगर अपने ग्रुप में देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या करती है, साइज इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, एन बार्टलेट एक्सपेरिमेंट। क्या था एन बार्टलेट एक्सपेरिमेंट, एन बार्टलेट जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई PtF6 की और उससे एक कंपाउंड ऑब्टेन हुआ O2 प्लस PtF6 नेगेटिव। ये जो कंपाउंड था ये कंपाउंड था रेड कलर का कंपाउंड। ना ये जो कंपाउंड था यहाँ पे उसने क्या ऑब्जर्व किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूल दैट इज नियरली इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनोन। तो उसने देखा जब आयोनाइजेशन एनर्जी O2 और जिनोन की सिमिलर है तो क्या जिनोन भी यही रिएक्शन देगा। तो O2 की जगह उसने जिनोन लिया और जिनोन के साथ में सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया यहाँ पे PtF6 के साथ में। सो यहाँ से उसे इस तरह का कंपाउंड ऑब्टेन हुआ। सो इस तरह का ये कंपाउंड ऑब्टेन हुआ, इससे क्या पता चला कि जो जिनोन है वो रिएक्टिव है। सो यहाँ से पता चली रिएक्टिविटी ऑफ जिनोन। सो जनरली हम क्या बोलते हैं कि नोबल गैसेस हैं, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनको इनर्ट गैस बोलते हैं क्योंकि रिएक्टिव नहीं होती है। बट जब हमने देखा कि इस तरह से एन बार्टलेट का एक्सपेरिमेंट हुआ और उसे जिनोन ने कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी दिस कंपाउंड, सो हमें मालूम हो गया कि जिनोन भी रिएक्टिव हो सकता है।
सो यहाँ से जब जिनोन की रिएक्टिविटी जब हमें ऑब्टेन हो गई, उसके बाद हमने जिनोन के कुछ कंपाउंड्स फॉर्म किए, दैट इज XeF2, XeF4, XeF6, XeO2F2, XeOF4, XeO3। सो इस तरह के जिनोन के जो भी कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन हुए थे, उन सबको किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से इनके स्ट्रक्चर होंगे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और क्या इनकी रिएक्शंस होंगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अभी डिटेल से जिनोन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। सो XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड, इसमें हम क्या देखेंगे, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो उसके लिए हम इजीली कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। साइड एटम की वैलेंसी, साइड एटम कितने हैं 2। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से नंबर कितना आया 5। सो हम क्या देख सकते, दिस इज Z। सो Z अगर 2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। Z इज इक्वल टू 3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 is equal to 4 sp3, Z is equal to 5 sp3d, Z is equal to 6 sp3d2, Z is equal to 7 sp3d3। सो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके ऊपर अलग से शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं इसको ना। यहाँ से देखते हैं Z is equal to 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। तो यहाँ से शेप क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, जिनोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और 3 लोन पेयर्स। तो यहाँ से शेप क्या आ गई, लीनियर शेप। नेक्स्ट है XeF4। सो XeF4 में अगर Z कैलकुलेट करेंगे, जिनोन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 4 इंटू वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। सो यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 6 के अकॉर्डिंग sp3d2। सो यहाँ से जो शेप आएगी दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। जिनोन है, फ्लोरीन के साथ में 4 बॉन्ड्स बनाएगा और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे प्रेजेंट। सो यहाँ से जो शेप आई वो क्या आई, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट इज XeF6। सो XeF6 में क्या होगा, Z कैलकुलेट करें तो जिनोन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 प्लस 6 इंटू वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1 2। सो यहाँ से आ गया 7 के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडेशन है वो क्या हो जाएगी sp3d3। तो यहाँ से इसका जो शेप है वो कैसी बनेगी, सो यहाँ से हमने एक पेंटागन बना लिया, दिस इज द पेंटागन। एक बॉन्ड अबव द प्लेन हो गया और एक लोन पेयर यहाँ पे हो गया। सो इस तरह से हमने क्या देखा कि जिसका जो शेप है वो क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दिस शेप इज डिस्टॉर्टेड octahedral. Now moving to the next, XeO3। XeO3 में जिनोन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 प्लस ऑक्सीजन का हम कोई भी वैलेंसी काउंट नहीं करेंगे। वैलेंसी सिर्फ हम काउंट करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, सबकी वैलेंसी बन लेंगे। इसके अलावा हम किसी की भी वैलेंसी काउंट नहीं करेंगे। सो यहाँ से कितना आ गया 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। सो जिनोन का ये जो स्ट्रक्चर हुआ वो क्या हो गया, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। सो शेप क्या हो गई यहाँ से pyramidal। Now moving to the next, XeOF4। इसमें हम देखेंगे जिनोन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्लस क्लोरीन का वैलेंसी कितनी है 1 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे तो 6 के अकॉर्डिंग sp3d2। सो यहाँ से जब हम शेप ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी होगी, जिनोन 4 क्लोरीन से अटैच होगा एक स्क्वायर की फॉर्मेट में
मतलब इस तरह से हम एक स्क्वायर बना लेते हैं रफली। स्क्वायर के फॉर्मेट में तो यहाँ से अरेंज होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। सो दिस शेप इज स्क्वायर पिरामिड। क्लियर? नेक्स्ट इज HCO2F2। सो HCO2F2 में हम कैलकुलेट करेंगे Z। सो Z विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिनोन 8, ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, प्लस 2 इंटू वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। सो यहाँ से ये कितना आ गया 5 और 5 के अकॉर्डिंग दिस इज sp3d। सो यहाँ से हम इस तरह का इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो देखो हमने पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो शेप होती है, दिस इज सीसो शेप, सीसो शेप। तो हम देखते हैं कि जब ये कहाँ से ऑब्टेन हुई है, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप से ऑब्टेन हुई है। एक जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसकी जगह हमने लोन पेयर अरेंज किया है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो फ्लोरीन को हमने एक्सियल बॉन्ड पे लगाया है, इसे जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है उसमें हम क्या देखते हैं कि फ्लो इस अगर यहाँ पे तो लोन पेयर लगा है, बाकी सारा तो एज इट इज है। तो यहाँ पे क्या देखा है, ये एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो जो एक्सियल बॉन्ड है उस पर हमने फ्लोरीन लगाया है और ऑक्सीजन को हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड पे लगाया है। हमने इसको रिवर्स नहीं किया, मतलब इसका स्ट्रक्चर हमने इस तरह से ड्रॉ नहीं किया कि डबल बॉन्ड O F F दिस, ये इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें भी शेप तो सीसो ही है बट ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। रीजन क्या है कि जो एक्सियल बॉन्ड है उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा ज्यादा। सो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। इस कॉन्सेप्ट को कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही एक्सियल बॉन्ड के ऊपर क्यों आया, इसको हम पढ़ेंगे हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस के अंदर, जिसमें एक टर्म आएगी परसेंटेज एस कैरेक्टर का। सो परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे। वैसे रफली यहाँ पे बता देते हैं कि क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड होता है उसके अंदर होता है परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा। सो जो वो एलिमेंट इसके ऊपर आएगा जिसके अंदर परसेंटेज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा जहाँ पे होगा वहां पे अरेंज करेंगे, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहाँ पे अरेंज होंगे, जहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर। सो इक्वेटोरियल बॉन्ड के ऊपर क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर किसके प्रोपोर्शनली है, थीटा के प्रोपोर्शन। जितना ज्यादा थीटा, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे देखें तो 120 डिग्री का एंगल होता है, जबकि यहाँ पे देखें तो 90 डिग्री। सो यहाँ पे 120 थीटा ज्यादा है, जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उसी जगह पे ही लोन पेयर आएगा, क्योंकि लोन पेयर क्या है, एस कैरेक्टर लविंग, इसलिए लोन पेयर यहाँ पे क्या आता है, इक्वेटोरियल के ऊपर। और जहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा वहीं पे ही हम क्या देखते हैं कि उस यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को अरेंज कर दिया, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ आएगा। जहाँ परसेंटेज कैरेक्टर कम वहाँ पे क्या आ जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा एलिमेंट। सो इसी वजह से इसका ये स्ट्रक्चर ना होके ये स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? नेक्स्ट है preparation and reaction of xenon compounds। preparation and reaction of xenon compounds। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम HCF2 को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। सो यहाँ पे हमने xenon लिया एक्सिस में F2, दिस इज 673 केल्विन, दिस इज 1 बार। सो यहाँ से फॉर्मेशन हो गई HCF2। क्लियर? यहाँ पे रेशो हम लेते हैं 2:1 या फिर एक्सेस और फ्लोरीन में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है HCF4 को हम किस तरह से फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 873 केल्विन, प्रेशर इज 7 बार। रेशो क्या होगा, 1:5। सो जब 1:5 में कम रिएक्ट करेंगे जिनोन और फ्लोरीन को, उस टाइम हमें ऑब्टेन हुआ HCF4। नेक्स्ट इज जिनोन और फ्लोरीन को रिएक्ट कराया हमने 573 केल्विन के ऊपर, 50 to 60 बार प्रेशर है। यहाँ पे रेशो है 1:20। सो हम क्या ऑब्टेन करते हैं, HCF6 ऑब्टेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारे पास प्रिपरेशन। नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोलिसिस देखें तो हाइड्रोलिसिस हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। हमने एक हाइड्रोलिसिस का अलग से लेक्चर किया है, तो उसके अंदर हाइड्रोलिसिस हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, HCF2 प्लस वाटर, इसके साथ में जब वाटर मिलाएंगे तो यहाँ से आएगा Hc प्लस O2 प्लस HF। क्लियर?
नाउ अगर हम XeF6 के अंदर वाटर मिलाएं, सो अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो हम क्या देखेंगे, 2 फ्लोरीन की जगह 1 ऑक्सीजन लगा दो, तो सबसे पहले क्या होगा, 1 ऑक्सीजन लग जाएगा 2 फ्लोरीन की जगह प्लस H। क्लियर। नाउ फिर से क्या होगा, XeOF4 प्लस वाटर होगा, वहां पे भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, सो यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन प्लेस करेंगे 2 फ्लोरीन की जगह, सो यहाँ पे ये हो गया प्लस H। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, XeO2F2, यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे प्लस वाटर के साथ, तो फाइनली हमें क्या मिला, XeO3 प्लस H। सो जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब XeF6 का वाटर के साथ में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सो जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, XeO3 मिलेगा प्लस HF मिलेगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है वो भी क्या है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में XeF4। सो XeF4 कहाँ आता है, अगर हम याद करने के लिए रखें तो हम कैसे याद कर सकते हैं, XeF2 और XeF6 के बीच में आएगा तो प्रोडक्ट इन दोनों के मिला के आएंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के। सो XeF2 से क्या मिला था, जिनोन प्लस XeF6 से क्या मिला था, XeO3 मिला था प्लस HF। क्लियर। सो इस तरह से हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। सो अगर XeF2 को हम रिएक्ट कराएंगे PF5 के साथ, सो ये क्या होते हैं, फ्लोरीन डोनेटिंग होते हैं, मतलब फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। जितने ज्यादा फ्लोरीन होंगे वो उतना ही इजीली फ्लोरीन को डोनेट करेंगे। सो अगर फ्लोरिनेटिंग एक्शन देखेंगे तो सबसे ज्यादा होगा XeF6 का, फिर XeF4 का, फिर XeF2 का। तो यहाँ से ये क्या करेगा, अपना एक फ्लोरीन है वो डोनेट कर देगा PF5 को। सो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, XeF, दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ से बन गया PF6 नेगेटिव। सिमिलरली XeF6 है, XeF4, उसको जब हम PF5 के साथ रिएक्ट कराएंगे, सो यहाँ से बनेगा XeF3 पॉजिटिव और PF6 नेगेटिव। क्लियर। सो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनॉन फ्लोराइड्स।